स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन। सो बेसिकली वो है अभी तक हम लोग ने इंटरफेरेंस में जो देखा, हमने ये देखा था कि इंटरफेरेंस में एक हमने फिल्म ली थी, थिन फिल्म ली थी, जो कि यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म थी। यानी कि यहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब जैसे एक्स से लेके वाई तक जो थिकनेस थी फिल्म की वो टी थी, वो फिक्स थिकनेस थी, ठीक है। बट अब हम लोग है ना थिकनेस सेम नहीं लेंगे, बल्कि एक वेरिंग थिकनेस लेंगे, वेरिंग थिकनेस लेंगे। और ये जो शेप बनेगा ना, इसे हम वेज शेप कहते हैं, वेज, WEDGE, वेज शेप्ड फिल्म लेंगे। तो यहाँ पे थिकनेस T1 है, यहाँ पे T2 है, एंड सो ऑन, और यहाँ पे फाइनली मैक्सिमम थिकनेस T है, ठीक है। तो एक बात याद रखिए कि यहाँ पर ऐसा होता था कि हर जगह पे T, यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ भी T था। अब हमने ऐसा बना दिया है कि वो T रिड्यूस होते होते तो यहाँ पे जो फिल्म की थिकनेस है वो 0 हो जाएगी। आपको याद है यहाँ पे एयर हुआ करता था, यहाँ पे एयर हुआ करता था, और बेसिकली यहाँ पे ऑयल हुआ करता था, इंजन ऑयल या व्हाटएवर, कुछ भी चीज बीच में, ठीक है। अब हमारा क्या होगा ना कि बिल्कुल वही सिचुएशन कंटिन्यू होगी कि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे समथिंग एल्स है जैसे ऑयल, और यहाँ पे वापस से एयर है। अच्छा, इस तरीके की फिल्म बेसिकली बना पाना पॉसिबल तो नहीं लग रहा है ना, कि मतलब ये कैसे फिल्म बनेगी। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि दो बहुत ही थिन ग्लास प्लेट ले लेते हैं, बहुत ही थिन ग्लास प्लेट ले लेते हैं। इतनी कम थिकनेस है उसकी ग्लास प्लेट की कि हम वो दिखाएंगे भी नहीं कि थिक है। ये तो मैंने जस्ट आपको ऐसे बता दिया कि ग्लास प्लेट है ये इतनी थिकनेस की, वरना ऐसा मान लीजिए कि वो दिखेगी ही नहीं आपको, जैसे एक लाइन है, बस इतनी इतनी थिन ग्लास प्लेट है। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास यहाँ पे एयर, यहाँ पे फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, और यहाँ पे एयर हो। अगर हम ग्लास प्लेट को भी मोटा कर देंगे ना, तो फिर हमें इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। इस नीचे वाले का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करना पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते। हमें इस ग्लास प्लेट के होने की वजह से जो डिफरेंस आ जाएगा चीजों में, वो नहीं चाहिए। हमें कुछ भी चेंज नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल पहले वाली ही डेरिवेशन करना है, बस सिर्फ एक यूनिफॉर्म थिकनेस की बजाय वेरिंग थिकनेस रखना है। अब बोलेंगे सर ऐसी अजीब अजीब चीजें साइंटिस्ट लोग पढ़ते क्यों हैं? तो बेसिकली ये चीज जो है आपको मैं डेरिवेशन के एंड में समझाऊंगा कि हमें आखिर इस चीज को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी। ऐसे बनाने के लिए शेप्स तो आप कुछ भी बनाते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, कहीं तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए ना। तो डोंट वरी, मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। बट इसका हम लोग इंटरफेरेंस पहले समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो अब डेरिवेशन का नाम क्या है भैया? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन अ वेज शेप्ड फिल्म। तो वेज शेप्ड फिल्म, तो मैंने आपको बताया कि दो ग्लास प्लेट्स ऐसी रख दी जाएंगी एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, ये दो ग्लास प्लेट्स ऐसे हवा में लटकी तो रहेंगी नहीं कि इनके बीच में ऑयल रख दें आप, और यहाँ पे एयर हो, यहाँ पे नीचे भी एयर हो, और ये हवा में ऐसी लटकती रहे। तो भैया कुछ फंसाना पड़ेगा ना। तो ये जो है आपको एक चीज फंसा देनी है अंदर। तो कोई पिन फंसा दीजिए, या कोई तार फंसा दीजिए, कोई भी एकदम पतली सी चीज रख दीजिए, जिस तरीके से मैंने ये रखा हुआ है। क्योंकि बेसिकली ज्यादा मोटी कोई चीज रखना नहीं है, वरना ये जो थीटा एंगल है ना बड़ा हो जाएगा, और फिर आपको जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलना चाहिए ना, वो वाली फ्रिंजेस मिलेंगी नहीं, और बेसिकली दिखने लायक नहीं मिलेंगे। ऐसा समझ लीजिए आपके दिखने लायक आपको कोई फ्रिंज आपको नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है ना कि ये एंगल जितना छोटा हो सके, इसे वेज एंगल अल्फा कहते हैं, ये जितना छोटा होगा उतना बेस्ट है। वैसे इसे थीटा भी कह सकते हैं, बट ठीक है, इट्स ओके, मैं अल्फा प्रेफर कर रहा हूँ। तो ये जो वेज शेप का एंगल है, वेज शेप का एंगल है ना, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इस चीज को हम लोग है ना अभी बेसिकली टॉप प्लस साइड दोनों मिला के दो व्यू से देख रहे हैं। अभी मैं इसको सिर्फ साइड व्यू से अगर देखना चाहूँ तो ये सिर्फ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। ये अल्फा दिखेगा, और मुझे जो ये जो चीज फंसाई है ना, इसका सिर्फ आगे का हिस्सा ये वाला पार्ट ही दिखेगा, मतलब ये सिर्फ ऐसा दिखेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? और मान लेते हैं इसका डायमीटर T है ना, या थिकनेस T है। तो बेसिकली हमारी जो फिल्म है उसकी मैक्सिमम थिकनेस T है। आई होप कि आपको ये छोटी छोटी सी बातें समझ में आ रही है। चलिए अब आ गया ना, जाके डायग्राम बनाते हैं कुछ अच्छा वाला। तो बेसिकली अभी हम लोग एक डायग्राम क्रिएट करने वाले हैं।
तो वो डायग्राम को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग के थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर मी, ठीक है। सो टीचर है तो क्या हुआ, हमको भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। तो ये रहा मेरा पहला ग्लास सरफेस, ठीक है। याद रहे इसमें ग्लास सरफेस का काम सिर्फ ऑयल की फिल्म को वेज का शेप देना है, WEDGE वेज का शेप देना है। उसके अलावा इस ग्लास प्लेट का कुछ काम नहीं है। डोंट टेक इट इनटू कंसिडरेशन फॉर एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन। किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन के लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसे करके मैंने दो सरफेस बना दिए, बीच में जो एंगल है वो अल्फा आ गया भाई। अच्छा, अब उसके बाद में जो है एक आध नॉर्मल ऐसी चीजें बनानी पड़ेंगी, है ना, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो चलिए आइए मैं एक नॉर्मल खींच देता हूं। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल, ठीक है। सो दैट्स अ नॉर्मल टू दिस सरफेस, दैट्स अ नॉर्मल। और फिर उसके बाद में जो है ये जो नीचे वाला सरफेस है ना, ये वाला सरफेस, इसके लिए भी तो एक नॉर्मल बनानी पड़ेगी ना। तो इसके लिए भी नॉर्मल बनाते हैं। रुकिए पहले क्या करेंगे ना, लाइट ला के गिराएंगे। तो पहले लाइट लाके गिराते हैं इस नॉर्मल के इधर। तो ये गई एक लाइट रे इंसिडेंट होके, ठीक है। सो दैट्स अ लाइट रे, और वो इंसिडेंट रे है और उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाया है। अब आपको ये बात तो पता ही है कि भैया ये लाइट दो पार्ट में स्प्लिट होगी, तो थोड़ी सी जो ये है क्या होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी ना, ये थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई आएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होता है, यूनिवर्सल लॉ है। उसके बाद में लाइट रिफ्रैक्ट भी होगी, रिफ्रैक्ट। तो ये लाइट रिफ्रैक्ट हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, है ना, रिफ्रैक्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल। अरे आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं भैया, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई है ना, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। देखिए भैया ध्यान से, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। ओके, ये तो हो गया। अब भैया ये लाइट का यहाँ पे भी तो फिर वही वाला कुछ खेल होगा हिसाब, कि थोड़ी लाइट जो है, अच्छा यहाँ पे वापस एक नॉर्मल बना देते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक नॉर्मल लाइक दिस। हाँ चलो यार ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं बनी है। और ये इन दोनों नॉर्मल्स को जोड़ देते हैं। अच्छा, ये दोनों नॉर्मल्स को जोड़ दिया ना, तो बेसिकली एंगल कितना बन जाएगा पता है? इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? जरा ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए। ये एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में अगर ऐसे जोड़ दिया तो? वैसे मैं ऐसी फालतू में नहीं बना रहा हूँ, इसकी ज्योमेट्री में इस्तेमाल होने वाला है, डोंट वरी। तो ये जो एंगल होगा ना भाई, ये एंगल भी होगा अल्फा। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अल्फा। ये जो एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे हो गया? देखिए भाई, 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइन्स हैं, सपोज एक लाइन मान लो ये है, एक लाइन मान लो ये है, ठीक है। तो अगर ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इसको जो परपेंडिकुलर रहेगी, हाँ, और बेसिकली इसको जो परपेंडिकुलर रहेगी, तो ये दोनों लाइंस के बीच का भी एंगल जो है थीटा ही रहेगा। अरे भैया ये देखो, ये एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, ठीक है। तो ये दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा था। अब इस वाली को परपेंडिकुलर ये है और इस वाली को परपेंडिकुलर ये है, तो उनके बीच में भी एंगल थीटा होता है। ये 10th में आपको थ्योरम था भाई। अब बेसिकली इसको साबित अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं सर हमको याद नहीं आ रहा, आप साबित करो यार। चलो साबित कर लेते हैं। तो भैया ये थीटा नहीं है मान लेते हैं, कुछ और ही होगा, लेट्स चेक। तो अगर ये 90 है, अच्छा ये भी 90 है, ठीक है, ये 90 है, ये भी 90 है, याद रखना। ओके, अच्छा अब ये थीटा है, तो भैया ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा 90 माइनस थीटा? यस ना। टोटल एंगल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। 90 तो यही है, ये थीटा है, तो भैया ये 90 माइनस थीटा होगा, तब जाके 180 होगा ना। अच्छा, अगर वो 90 माइनस थीटा है, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये 90 माइनस थीटा है ना, ये भी 90 माइनस थीटा है। अरे वर्टिकली ऑपोजिट, तो फिर ये कितना होगा? थीटा होगा, क्योंकि टोटल एंगल 180 होना चाहिए। 90 माइनस थीटा और ये थीटा होगा, तब जाके 180 डिग्रीज का पूरा ट्राइंगल बनेगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया, इतना डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। अरे जस्ट एक रैंडम मैंने सबको बता दिया भाई। तो इस वाले सरफेस को ये पैरेलल है, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर है, और इस वाले सरफेस को ये परपेंडिकुलर है। तो भैया ये दो सरफेसेस थे, इनको परपेंडिकुलर जो दो हैं उनके बीच में एंगल वही बनेगा। अच्छा, ये मैंने फालतू में नहीं बताया, इसका यूज है आगे। चलो अच्छा, अब जो है ये वाली जो रे है हमारी, ये भी वही करेगी कि थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी और थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाली जो बाहर जा रही है ना, वो रिफ्लेक्टेड वाली या ट्रांसमिटेड वाली जो भी कहना चाहें, सॉरी रिफ्रैक्टेड वाली या ट्रांसमिटेड वाली जो भी है ना, उसे हम नहीं लेने वाले, उसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है इस डेरिवेशन में फिलहाल। ठीक है, मैं इसको जरा अच्छे से बना देता हूँ एक बार।
तो ध्यान से देखिए कि भैया ये जो रे अंदर आई ना, रिफ्रैक्टेड होके जो रे अंदर आई ना मीडियम के अंदर, बाय द वे यहाँ पे मीडियम कौन सा है, तो दिस इज μ1 इक्वल्स टू 1 यानी कि एयर है, ये μ2 इक्वल्स टू म्यू है, और ये फिर से μ1 इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो एयर है, तो बीच में ऑयल है और बाहर जो है दोनों आजू बाजू एयर है। और यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम थिकनेस है ना, ये वाली थिकनेस, तो इसका भी हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं। सो दैट इज द थिकनेस, मैक्सिमम थिकनेस विच इज टी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये मैक्सिमम थिकनेस जो है वो टी है। ओके, खैर, तो बेसिकली ये रे आई, ये भी स्प्लिट होगी, थोड़ी बाहर जाएगी और जो है थोड़ी अंदर जाएगी। तो ये भी हमने ले लिया। अच्छा, फिर यहाँ पे आके ये वाली जो रे है इस पॉइंट पे आके, मतलब ये जो रे चल रही है ना भाई, ये वाली इस पॉइंट पे आके ये भी तो स्प्लिट होगी, तो थोड़ी वापस से अंदर आएगी और थोड़ी बाहर जाएगी। तो बाहर जाने वाली हमने ली, अंदर वाली का हमें कोई यूज नहीं है। तो वैसे ही ये डायग्राम अभी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो मैं जिंदगी को और मुश्किल नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ये निकलने वाली रेज, ये ऐसे आने वाली रेज, ये सबको अवॉइड किया है। ठीक है, तो बेसिकली याद रखिए, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ से करके लाइट आई, मुड़ी, थोड़ी टुकड़े होकर उधर गई, फिर यहाँ से टकरा के इधर आई, फिर इधर चली गई। एकदम इजी है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि रे ऐसे आई, अंदर गई, फिर इधर आई, इधर गई, और थोड़ा टुकड़ा होकर इधर भी गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा एक डायग्राम है। तो आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि भाई हमें जो है वो कुछ एंगल्स के बारे में बातें करनी होंगी। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये एंगल क्या है भाई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये हो जाएगा, ये वाला जो एंगल हो जाएगा इस ट्राइंगल के अंदर। आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला है ना, ये ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल के अंदर एक एंगल तो ये अल्फा है, एक एंगल आर है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, तो कोई भी बता देगा कि सर ये एंगल तो बड़ा सिंपल है, इट इज 180 माइनस अल्फा प्लस आर, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए। तो 180 में से अल्फा और आर घटा दूंगा, अल्फा और आर को घटा दूंगा, तो मुझे वो बचा हुआ एंगल मिल जाएगा। राइट, एम आई करेक्ट? राइट। अब बोलेंगे आप सर किसका यूज किया है, रुकिए अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर। मुझे जरा जो है ना लाइंस को एक्सटेंड करने दीजिए। तो ये जो रे आ रही है ना, ये वाली रे, ये वाली जो इतनी लंबी रे आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। इसको मैं ना ऐसा यहाँ पे ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ उसको, तो मैं एक्सटेंड करता गया कहाँ तक पहुंची ये रे, कुछ यहाँ तक आ गई है। और फिर ये जो ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये देखिए ऊपर ऊपर पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला पॉइंट, यहाँ से भी है ना मैं जो है बिल्कुल एक नीचे जाके इसे टच कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे एक ट्राइंगल मिल चुका है, यहाँ पर भी मुझे एक ट्राइंगल मिल चुका है। अब जरा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए इन चीजों पे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कुछ नाम दे देते हैं वरना मजा नहीं आएगा। तो लेट्स कॉल दिस एज लाइक पॉइंट बी, लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट सी, है ना, कुछ तो ऐसा नाम देना पड़ेगा ना भाई। सी दे देते हैं इसका नाम, लेट्स कॉल दिस एज डी, एंड देन लेट्स कॉल, देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स है, लेट्स कॉल सम पॉइंट ओ, है ना। नाम रखने में कुछ वो टेंशन नहीं है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो बेसिकली लेट्स कॉल दैट इज पॉइंट ओ, और फिर इसका नाम कुछ रख देते हैं यू, समथिंग लाइक दैट, है ना, ऐसा कुछ नाम रख देते हैं पॉइंट्स का। ये वो बी था, इसका नाम ए रख देते हैं। तो इस तरीके से जो है चीज़ों को हम लोग ने नाम दे दिया। तो आपको पता है कि यहाँ वाला एंगल अभी क्या आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो एंगल आने वाला है, ये एंगल, दिस इज गोइंग टू बी, इसको मैं लिख देता हूँ एक सेकेंड ना, ध्यान से सोचिएगा। दिस इज गोइंग टू बी नॉट 180, दिस इज गोइंग टू बी 180 में से 180 माइनस अल्फा प्लस आर। मतलब देखिए, सुनिए, ये लाइन दिख रही है आपको, सीधी सीधी लाइन है ना, ये सीधी सीधी लाइन आपको दिख रही है। इस लाइन में से आपने क्या किया ना कि एक एंगल बना लिया। देखो ध्यान से देखो, आपने क्या किया ना, ये एक एंगल बना लिया। इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम क्या है, 180 माइनस अल्फा प्लस आर। तो भैया 180 में से जब आप घटाओगे 180 माइनस अल्फा प्लस आर, तो बचेगा क्या, अल्फा प्लस आर बचेगा। तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो अल्फा प्लस आर है। आई होप कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना, इतनी पारदर्शी आपकी नजर तो होगी कि आप इसे देख पा रहे हैं कि ये अल्फा प्लस आर है। अरे भैया ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने उसी को एक्सटेंड करके ना इस लाइन से मिलाया है, इस लाइन से जोड़ा है। मैंने डी से लाइन नीचे लाई यू तक, और बेसिकली बी को मतलब यू पॉइंट पे जोड़ दिया, ऐसा समझिए। ठीक है, और मैं बराबर से इसमें इतना खूबसूरत नहीं बना पाया हूँ, तो ऐसा नहीं कि वो करेक्ट नहीं है, इट इज राइट ओनली। ठीक है, इट इज करेक्ट। तो ये अल्फा प्लस आर एंगल हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अगर देखा जाए तो ये भी अल्फा प्लस आर होगा,
और फिर बिकॉज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसा है इस नॉर्मल के लिए, इस नॉर्मल के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसा है, तो फिर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा इधर, है ना। तो अगर ये इस नॉर्मल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो उतना ही होगा। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अल्फा प्लस आर। ओके, ये भी अल्फा प्लस आर हो गया। अब अगर वो अल्फा प्लस आर हो गया है, ठीक है, तो बेसिकली ये वाला एंगल क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी अल्फा प्लस आर, दिस इज गोइंग टू बी अल्फा प्लस आर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अरे भाई समझे कि नहीं समझे? अरे ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है यार, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये एंगल, ये वाला, ये नीचे नीचे देखो, ये वाला एंगल अगर अल्फा प्लस आर है तो ये ऊपर वाला वर्टिकल ऑपोजिट एंगल अल्फा प्लस आर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो वो अगर अल्फा प्लस आर है, ये वाला एंगल अगर अल्फा प्लस आर है, तो बेसिकली क्या होगा ना कि ये वाला जो एंगल है ये भी अल्फा प्लस आर होगा। ये अल्फा प्लस आर क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है एक तरीके से और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आई होप कि आपको समझ में आए। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक पूरी लाइन है, ठीक है, ये एक पूरी लाइन है, ध्यान से देखिएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, भले इतनी अच्छे से नजर ना आ रही हो लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन में से 2 अल्फा प्लस आर निकाल दिए गए, अरे 2 अल्फा प्लस आर निकाल दिए गए तो भैया बचेगा कितना? 180 माइनस 2 अल्फा प्लस आर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? अगर इस स्ट्रेट लाइन में से, इस स्ट्रेट लाइन में से अगर 2 बार अल्फा प्लस आर आपने निकाल दिया तो ये एंगल कितना बचेगा? तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 180 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस आर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब बेसिकली ये तो था ही अपना अल्फा प्लस आर। आप बोलेंगे सर कैसे था? अरे भाई ये एक लाइन है, ये उसकी पैरेलल दूसरी लाइन है, दो पैरेलल लाइंस हैं और उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो भैया ये तो ऑल्टरनेट एंगल हो गया ना अल्फा प्लस आर, ठीक है कि नहीं? तो ये अगर अल्फा प्लस आर है तो ये भी अल्फा प्लस आर है। ऑल्टरनेट एंगल्स यार, 2 पैरेलल लाइन बीच में ट्रांसवर्सल, तो ये और वो एंगल सेम, ठीक है। तो बेसिकली वो अल्फा प्लस आर है। अच्छा, अब उस 180 माइनस ट्वाइस अल्फा प्लस आर में से अगर ये अल्फा प्लस आर घट जाए, सुनो ये ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल को, तो ये ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल है 180 माइनस ट्वाइस अल्फा प्लस आर और एक एंगल है अल्फा प्लस आर। तो इसको जब घटा दोगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको फिर से क्या मिलेगा? अल्फा प्लस आर, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल मिला के 180 डिग्री हो जाएगा, ये भी अल्फा प्लस आर हो जाएगा। तो इसका आप तो सिंपल सा मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये हो गया कि जैसे कि है ना, ये जो 2 छोटे ट्राइंगल्स है ना, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक ट्राइंगल ये वाला और एक नीचे वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। इसका ये मतलब है सिमेट्रिकल फिगर है, वो कॉन्ग्रुएंसी भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा आप क्या कीजिए ना, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए इस लाइन बीसी पे। जब लाइन बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा भैया 90, है ना, ये तो 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अच्छा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर था, तो भैया ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस विल बी 90 माइनस आर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ये 90 माइनस आर हो जाएगा। अरे क्योंकि टोटल एंगल 90 है ना भाई, 90 है, तो बेसिकली आर और वो 90 माइनस आर। क्यों 90 क्यों है? अरे क्योंकि ये सरफेस है और ये नॉर्मल है, सरफेस और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होता है? 90 का होता है, तो वो 90 माइनस आर हो गया। तो फिर ये कितना हो गया? ये आर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आए कि ये जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है, लेट्स से इट इज BDI ट्राइंगल, इसका नाम आई रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम, जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप की गई है, जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप की गई है उसका नाम आई रख देते हैं, तो BDI। तो BDI ट्राइंगल में बेसिकली आपको ये एंगल जो मिल रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर मिल रहा है। मैं एक्सपांड करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ वो ये है कि हमें एक और परपेंडिकुलर चाहिए, वो है ये वाली परपेंडिकुलर। ये वाली परपेंडिकुलर क्यों चाहिए? क्योंकि भाई इसके हिसाब से ही पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन बना देते हैं ना परपेंडिकुलर, उसके बाद है ना जो कहानी है ना वो सिमिलर हो जाती है। ये रेज है ना आइडेंटिकल पाथ लेंथ ट्रेवल करेंगी, आइडेंटिकल पाथ लेंथ, बिकॉज दोनों सेम ही मीडियम में है ना। इस लाइन के बियॉन्ड दोनों सेम ही मीडियम में है, दोनों की सेम ही प्रॉपर्टीज है, तो वो आइडेंटिकल हो जाएंगी रेज, तो उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। तो सारा पाथ डिफरेंस का खेल यहीं पर है, सारा पाथ डिफरेंस का जो खेल है वो यहीं पर है। तो बेसिकली पाथ डिफरेंस निकालते वक्त हमें करना क्या होगा ना कि म्यू टाइम्स हमें लेना होगा BC प्लस CD,
और उसमें से घटा देना होगा बेसिकली बी डी। ठीक है, ऐसा ही तो करते थे, हमने पिछले डेरिवेशन में भी ऐसे ही किया था कि म्यू टाइम्स बी सी प्लस सी डी लेते थे, उसमें से 1 टाइम्स घटा देते थे। क्या घटा देते थे? 1 टाइम्स बी डी। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें, भले वहां पे नाम ए डी रहा हो या कुछ भी रहा हो, बट ठीक है, हम उतना हटा दिया करते थे। एक सेकेंड, बी डी नहीं रहेगा, इसका नाम बी ई रहेगा, बी ई, सॉरी। तो बी घटा देना है, बी। ठीक है, तो बी घटा देना है आपको, बी ई घटा देना है किसमें से? बी सी प्लस सी डी में से। लेकिन कैसा? आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय द रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, जो उनके रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं वो करके। तो अब ये डायग्राम है ना, काफी ज्यादा कह सकते हैं कंजेस्टेड हो गया है, और इतने सारे एंगल्स की मुझे जरूरत भी नहीं है। मुझे जिन एंगल्स की जरूरत एक्चुअल में पड़ने वाली है, मैं सिर्फ अब वही बनाऊंगा आपको समझ में, खाली बस बताने के लिए कि भाई कैसे आए वो एंगल्स। मैंने ये इतना बड़ा डायग्राम ड्रॉ किया। अच्छा, बाय द वे एक आखिरी एंगल छूट गया है, वो एंगल है ये वाला। तो दिस इज गोइंग टू बी आई। तो आप बोलेंगे सर ये आई कैसे आया? तो देखो ये 90, सॉरी ये आई दिख रहा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस आई होगा ना। ये 90 माइनस आई होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर ये 90 माइनस आई है, तो भैया फिर समझ रहे हैं आप लोग कि मतलब वो एंगल जो बचा हुआ है वो आई रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 90 है, तो ये 90 माइनस आई, तो फिर ये आई होगा। सो अब इस तरीके से जो है यहाँ पे पूरा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एक्सपांड करके बार बार देख सकते हैं कि एंगल्स हमने किस तरीके से ऑब्टेन किए हैं। अब इसके बाद जो डायग्राम मैं बनाऊंगा सिंप्लीफाइड बनाऊंगा, उसमें जो एंगल्स यूज होने वाले हैं सिर्फ वही बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि बेसिकली मैंने यहाँ पर जो है वापस से वही वाला ऊपर वाला फिगर बनाया है। देख लीजिए ध्यान से, ज़रा भी डिफरेंस नहीं है। मैंने सिर्फ अभी वही वाले एंगल्स बनाए हैं जिनकी मुझे एक्चुअल में डेरिवेशन में ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो वही वाला मैंने फिगर एग्जैक्टली बनाया हुआ है। ये फिगर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ऑब्वियसली 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। और चीज़ें इतनी ज़्यादा परफेक्ट लग भी नहीं रही हैं, बट ठीक है, अज्यूम करके चलते हैं। जैसे कि ये वाली लाइन इतनी ज़्यादा परपेंडिकुलर नहीं लग रही है, वैसे ये भी इतना कुछ खास परपेंडिकुलर लग नहीं रहा है, बट वो है एक्चुअली। ठीक है, चलिए एनीवे, कुछ चीज़ों को कभी कभार अज्यूम करना पड़ता है। खैर, तो बेसिकली यहाँ पे अब हम करेंगे क्या ना, अब हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो बिल्कुल वो जो डेल्टा होगा पाथ डिफरेंस, दैट इज गोइंग टू बी, ये जो देखिए ये वाली जो रे अंदर जो गई ना रे, उसने बी सी प्लस सी डी कवर किया है ना। और बेसिकली जो ये बाहर से निकल गई वाली रे है ना, तो उसने कितना कवर किया है? बी कवर किया है। मतलब इस लाइन से पहले, इस लाइन के बाद तो कहानी बिल्कुल सेम हो जाती है। इस लाइन की बात की कहानी सेम है, तो इस लाइन से पहले की बात कर रहा हूँ। तो जब इस पॉइंट से हम लोग शुरू हुए, इस पॉइंट से शुरू हुए, तो ये वाली रे यहाँ पहुँची है मान लेते हैं, और ये वाली रे जो है बेसिकली यहाँ पहुँची है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो ये रेरर मीडियम में जो रे चल रही है वो फास्ट चल रही है एज कम्पेयर टू द डेंसर मीडियम। तो ये डेंसर मीडियम वाली जो रे वो स्लो चलेगी, तो बेसिकली ये ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ तक आने में, और उसको बहुत ही कम टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में। और वैसे भी वो लेंथ छोटी भी है, लेकिन हम वो नहीं निकाल रहे हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं ना कि इन दोनों ने जो पाथ कवर किए हैं ना, उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो इसने लॉन्गर पाथ कवर किया है और बेसिकली उसने शॉर्टर पाथ कवर किया है इसके पहले, इसके पहले। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो चीज़ें बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो इसके पहले जो भी हुआ है ना, हमें वो करना है। तो हमें जो बी सी प्लस सी डी चले ना इस मीडियम में, और जो ये बी ई चले, इनका सब्ट्रैक्शन लेना है। लेकिन ये एक नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं है कि हम बेसिकली सिर्फ बी सी प्लस सी डी ले लें और उसमें से घटा दें आपका बी ई। ये गलत होगा, हमें उनके रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो बेसिकली इसको हमने म्यू से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। ये बात ज़रा याद रखिए, क्योंकि देखिए जब आप बेसिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं ना, तो द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स दैट यू कवर, द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स दैट यू कवर फॉर दैट सेम पर्टिकुलर डिस्टेंस इज मोर। मतलब क्या होता है ना कि वेवलेंथ क्रश हो जाती है, छोटी हो जाती है वेवलेंथ, तो ज़्यादा नंबर ऑफ वेवलेंथ है ना, और हमें नंबर ऑफ वेवलेंथ देखना है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का मतलब होता है एक्चुअल में नंबर ऑफ वेवलेंथ्स का सब्ट्रैक्शन, न कि डिस्टेंसेस का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस बात पे ज़रा और सोचिएगा आप लोग कभी। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स का सब्ट्रैक्शन है, ऐसा आप समझ सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ देख रहे हैं। चलिए खैर, ये जो बी सी प्लस सी डी है और बी है, अब इसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज डालना पड़ेंगी, ताकि जो है अननोन जितने भी ले हैं हमने, अननोन चीज़ें कम हो जाए। ठीक है, तो बी सी को जो है मैं लिखता हूँ बी आई प्लस आई सी। कोई गड़बड़ है इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है।
अच्छा, एज ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स है भाई? देखिए, सी डी ओ एंड सी डी यू, सी डी ओ एंड सी डी यू आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ? एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये वाला। तो बेसिकली दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों सेम ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। उनकी कॉन्ग्रुएंसी बहुत ही आसानी से प्रूव की जा सकती है, तो अभी मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो सी डी ओ एंड सी डी यू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बेसिकली सी डी जो साइड है ना, वो इक्वल टू सी यू है। सी डी साइड जो है ना, वो बेसिकली सी यू के बराबर है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो देयरफॉर जो हमारा डेल्टा बन जाता है वो था म्यू टाइम्स बी सी प्लस सी डी था ना, तो उसको मैं लिख सकता हूँ बी आई प्लस आई सी प्लस सी यू। ये मैंने कैसे लिखा? तो लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान दीजिएगा इधर। तो देखिए, बी सी की जगह पे लिख दिया मैंने बी आई प्लस आई सी, करेक्ट। और जो सी डी था ना, उसकी जगह पे लिख दिया सी यू, समझ गए? तो बी सी की जगह पे बी आई प्लस आई सी और सी डी की जगह पे मैंने लिख दिया सी यू, ठीक है। तो बेसिकली आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आई सी प्लस सी यू क्या है? तो अगर आप आई सी प्लस सी यू को देखें, तो आई सी प्लस सी यू ये लाइन की पूरी नाप है ना, ये लाइन है बेसिकली, ये लाइन की पूरी लंबाई है। तो आई सी प्लस सी यू इज आई यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू बी आई प्लस आई यू माइनस बी सी, करेक्ट है? हाँ, सॉरी, बी सी नहीं है यहाँ पे, बी ई है। आई एम सॉरी, ऐसी चीज़ें हो जाती। तो बेसिकली ये बात ज़रा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा, आगे। अच्छा, वैसे यहाँ पे बी आई और आई यू देख के आपको लालच आ रहा होगा कि सर ये देखिए, अगर हमने बी आई और आई यू को ऐड कर दिया तो बी यू बन जाएगा। लेकिन रुकिए ज़रा, ठहरिए, पहले हमें बेवजह चीज़ों को ऐड नहीं करते जाना है, उनका कुछ मकसद भी होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली अब मैं जो है आगे लिखूंगा, इट इज़ म्यू बी आई प्लस म्यू आई यू माइनस बी ई। अब देखिए मैं आगे क्या करता हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा स्नेल्स लॉ, है ना भाई, ये कैसे भूल सकते हैं यार, रिफ्रैक्शन हो रहे हैं इतने सारे। तो स्नेल्स लॉ को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो स्नेल्स लॉ को हम अप्लाई करेंगे बेसिकली, तो हमें क्या मिलता है ना कि म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। ये वही कहानी है कि भाई म्यू टू वन होगा, फिर वो उसमें आप लिख देंगे म्यू अपॉन वन। तो वहीं से वो साइन, मतलब समझ रहे हैं ना, साइन आई बाई साइन आर इज अ कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम का रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना। सेकंड मीडियम कौन सा है? म्यू है। फर्स्ट मीडियम कौन सा? वन है, मतलब एयर है बेसिकली। तो ये चीज़ें ईजी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर एम्फोसाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब आइए साइन आई फाइंड आउट करते हैं। तो साइन आई की वैल्यू निकालने के लिए, बेस्ट ट्राइंगल मुझे कौन सा नजर आ रहा है? ये वाला नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में से अगर हम साइन आई की वैल्यू निकालेंगे तो साइन आई विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट क्या है? बी ई है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? बी डी है। तो इट विल बी बी ई अपॉन बी डी, एम आई करेक्ट? तो ये हो जाएगा बी ई अपॉन बी डी। और वैसे ही जब हम साइन आर निकालेंगे तो बेस्ट ट्राइंगल कौन सा है? बेस्ट ट्राइंगल जो हमें दिख रहा है, मतलब हमारे हिसाब से, तो वो ये वाला ट्राइंगल। आप देख सक रहे हैं ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल जो है, इसमें अगर हम साइन आर करेंगे तो इट विल बी ऑपोजिट, मतलब बी आई अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज बी डी, है ना, बी आई अपॉन बी डी। आई होप कि आपको इससे बातें समझ में आए। तो बी आई अपॉन बी डी। देखिए अब यहाँ से कितना फायदा होने वाला है हमको। तो देयरफॉर जब हम इनको डिवाइड करेंगे ना बेटा, अच्छा मैं यहाँ पे वो लिख दे रहा हूँ, वरना आप बाद में बोलेंगे सर ये कौन से ट्राइंगल से आ गया। तो पहला ट्राइंगल का नाम क्या है? बी ई डी, और दूसरे का नाम है बी आई डी, है ना। तो एक है बी ई डी और एक है ट्राइंगल बी आई डी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देयरफॉर करके बेसिकली हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो साइन आई बाई साइन आर, यानी कि सिंपली म्यू जो होता है वो हो जाएगा बी ई बाई बी डी अपॉन बी आई बाई बी डी। तो आप देख सकते हैं कि बी डी और बी डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी ई इक्वल्स टू म्यू टाइम्स बी आई। अच्छा एक सेकंड, यानी कि म्यू टाइम्स बी आई और बी सेम है? ओह ग्रेट। तो अब इसको ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए, ये, ठीक है, इसको देखिए।
अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक अलग ही बना देता हूँ यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो इक्वेशन कुछ 1 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो पुट दिस इन 1, पुट दिस इन 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ सब तो हो गया था, हाँ। तो बी की वैल्यू म्यू टाइम्स बी आई के बराबर है और माइनस में है, सब्ट्रैक्शन होकर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा भाई। जब आप सब्सटीट्यूट कर देंगे ना, म्यू बी आई की जगह पे बी डाल देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ म्यू आई यू बचेगा। तो therefore डेल्टा बिकम्स म्यू टाइम्स आई यू। आई होप कि आपको ये बेसिक बात समझ में आ रही है। अब मैं जो है इस आई यू को सब्सटीट्यूट करना चाहता हूँ, मतलब आई यू की जगह पे भी तो कुछ लाना होगा ना। तो कंसीडर ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल है भाई, कौन सा ट्राइंगल है, देखो आई यू कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, दिख रहा है आई यू, आई यू दिख रहा है। तो आई यू बेसिकली इस ट्राइंगल में आ रहा है, आई डी यू ट्राइंगल में। ध्यान से देखिएगा, आई डी यू ट्राइंगल, आई यू और डी, ठीक है। तो आई डी यू ट्राइंगल में आ रहा है, ध्यान से देख पा रहे हैं आप लोग। तो आई डी यू ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर, तो इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल है अल्फा प्लस आर, बराबर। तो इसका जब मैं कॉस अल्फा प्लस आर करूँगा, अगर मैं इसका कॉस अल्फा प्लस आर करूँ तो ये वाला नहीं ले सकते। ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि हमारा ये ट्राइंगल है डी आई और फिर यू, ठीक है। तो ये वाला लेंगे हम कॉस अल्फा प्लस आर, कॉस अल्फा प्लस आर लेंगे तो इट विल बी एडजेसेंट यानी कि आई यू अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस डी यू। अच्छा, बाय द वे डी यू है क्या, आपको याद आ रहा है, दिस वॉज टी थिकनेस, थिकनेस था, याद आ रहा है, अल्टीमेट थिकनेस, जो लास्ट थिकनेस है वो हमारी फिल्म की। इसके आगे का कंसीडर मत कीजिए, ठीक है, ये लीजिए ही मत। जहाँ पे हमने वो चीज़ फंसा के रखी है ना कुछ भी, तो उसका डायमीटर ही थिकनेस है बेसिकली, ठीक है। वही हमारी हमारी फिल्म इतनी है, इसके आगे का पार्ट नहीं लेना है। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो ये भी टी हो जाएगा, है ना, आप देख सकते हैं। तो ये डी यू को क्या मैं 2t लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ट्राइंगल हम लोग आई डी यू कंसिडर कर रहे हैं। सो कंसिडर ट्राइंगल आई डी यू। जब हम कॉस आर करेंगे, सॉरी कॉस अल्फा प्लस आर करेंगे, कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर लेने पर हमें मिलेगा एडजेसेंट यानी कि आई यू अपॉन हाइपोटेन्यूस डी यू। तो बेसिकली आई यू अपॉन डी यू मिलेगा, ठीक है। तो एक बार पहले मैं लिख दे रहा हूँ, तो आई यू अपॉन डी यू, लेकिन डी यू आप जानते हैं कि क्या है, ठीक है। तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर इक्वल्स टू आई यू अपॉन 2t। तो आई यू जो है बेसिकली वो हो जाएगा 2t कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर। तो देयरफॉर जो पाथ डिफरेंस हमारा आया था म्यू टाइम्स आई यू, अब वो हमारा क्या हो जाएगा, अरे अरे याद कीजिए भाई, पाथ डिफरेंस यही तो आया था। तो म्यू टाइम्स आई यू, इसको टू कह देते हैं। तो ये हो गया 3, तो पुट 3 इंटू, पुट 3 इंटू, तो देखिए क्या मिलेगा, डेल्टा इक्वल टू म्यू आई यू, तो इट विल बी म्यू 2t कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर, है ना। सो 2 म्यू टी कॉस अल्फा प्लस आर, ये आपका फाइनल पाथ डिफरेंस है, राइट। अब ये जो पाथ डिफरेंस आ ही गया, तो इसको अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एक बार यूज़ करना है और एक बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें लेना पड़ेगा बेसिकली 2 म्यू टी कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाई 2। अब आप बोलेंगे सर ये आपने प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 क्यों लिया, तो भैया ये वही पुरानी कहानी, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ। अब बोलेंगे सर स्टोक्स लॉ यहाँ कहाँ से आ गया, तो देखिए देखिए ध्यान से देखिए, ये जो चीज़ नॉर्मली जो आपको कोई भी है ना बेसिकली पढ़ाएगा, कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ाएगी, वो सिंपली बोल के छोड़ देगी। मैंने तो अक्सर टेक्स्ट बुक्स में यही देखा है, तो वो लोग बोल के छोड़ देते हैं कि यूजिंग स्टोक्स लॉ, लेकिन आपको ये नहीं बता रहे कि स्टोक्स लॉ आपने जो अप्लाई किया वो एक ही बार अप्लाई क्यों किया, यानी कि ये लाइट आई, ये टूटी ब्रेक हुई, बराबर, ये लाइट आई, ये ब्रेक हुई, थोड़ी सी इधर गई रिफ्लेक्ट होकर और थोड़ी रिफ्लेक्ट होकर गई, तो आपने सिर्फ यहाँ पर अप्लाई क्यों किया स्टोक्स लॉ, इसी रे को सिर्फ एक बार लैम्डा बाई 2 जो ऐड या माइनस होगा वो क्यों बताया, इसका क्या, ये जो अंदर जो लाइट रह गई इसका क्या, ये भी तो किसी सरफेस से टकरा रही है ना, ये भी तो किसी सरफेस से टकरा रही है, और बेसिकली ये जो है जाके यही तो बाहर निकलेगी ना, अरे यही तो रे बाहर निकलेगी ना। अच्छा बाय द वे दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ना, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये बैंड हुई है, ये लाइट जो है ना थोड़ी बैंड हुई है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है, वो इतना अच्छे से दिख नहीं रहा डायग्राम में, बट बैंड हुई है। बट एनीवे वो सब छोड़िए, मेरा
सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो λ/2, यहाँ पे λ/2 अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? और अगर दोनों में करोगे तो वो λ/2 का फैक्टर ही हट जाएगा, लेकिन हम फैक्टर हटा तो नहीं रहे, रख रहे हैं, यानी कि दोनों में से किसी एक में हो रहा है λ/2। तो मैं बता दूं कि यहाँ जो है वो वाला पार्ट हो रहा है जो स्टोक्स ने कहा है, और यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है उसकी वजह सुनिए। बेसिकली यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ऑयल है, और यहाँ पे फिर से एयर है। तो अगर ऐसी कहानी है तो एयर से मतलब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ जा रहे हैं, तो ये हार्ड बाउंड्री है। और जब हम ऑयल में आ चुके अंदर, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? वापस बाहर एयर की तरफ जा रहे हैं, तो ये सॉफ्ट बाउंड्री है। तो हार्ड बाउंड्री पर ही बेसिकली आपका जो है रिफ्लेक्शन में फेज चेंज होता है 180 डिग्री से, और पाथ चेंज होता है λ/2 से, जबकि सॉफ्ट बाउंड्री पर हिट करने से ऐसा नहीं होता है। ये पिछले 2 वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आप पहले एयर से ऑयल में गए, बाद में ऑयल से एयर में गए। तो ये हार्ड बाउंड्री है और ये सॉफ्ट बाउंड्री है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये चीज़ों में लोगों को कन्फ्यूजन होता है। वहाँ पे ग्लास प्लेट्स का कोई रोल नहीं है, ग्लास प्लेट्स का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो ये बात ज़रा ध्यान रखिए। स्टोक्स लॉ से हमने ये लगा दिया, तो फिर से कंडीशन हमारी बन जाएगी कि 2μt cos ऑफ अल्फा प्लस r इक्वल्स टू, अगर हो जाता है 2n + -1 λ/2 तो हमें मिलता है ब्राइट। तो ये ब्राइट की कंडीशन है, ब्राइट की, ठीक है। और डार्क की कंडीशन के लिए सिमिलरली वर्ड लिख देता हूँ, सिमिलरली 2μt cos ऑफ अल्फा प्लस r जो रहेगा वो हो जाएगा 2n λ/2 फॉर डार्क, ठीक है। सिमिलरली क्यों लिखा? अरे क्योंकि यहाँ पर ± λ/2 है, ठीक है। डार्क के लिए मैं यहाँ पे 2n λ/2 थोड़ी लूँगा, बल्कि 2n ± 1 λ/2 लूँगा। तो ये ± λ/2, वो ± λ/2 कैंसिल होके सिर्फ 2n λ/2 ही बचेगा, ठीक है। तो ये हो गई डार्क की कंडीशन। आई होप कि आपको ये बात बखूबी समझ में आ चुकी है, राइट। तो ये जो चीज़ है ये हमारा एक थिन वेज शेप्ड फिल्म जो है उसके लिए बेसिकली हमारा इंटरफेरेंस की कंडीशन है, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे अभी जो है हम देखने वाले हैं कि फ्रिंजेस कैसी बनेंगी और फ्रिंज विड्थ क्या होगा, ठीक है, और एंगल के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हमने ये ऑब्टेन कर लिया है मतलब कंडीशंस फॉर ब्राइट एंड डार्क। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि बेसिकली फ्रिंज विड्थ डिराइव करने से पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रिंजेस का शेप कैसा होगा। तो है ना, एक्चुअल में ऐसा देखा गया कि फ्रिंजेस जो बनती हैं ना, हमें जो नज़र आती हैं, दे आर बेसिकली पैरेलल। मतलब यानी कि ये मान लेते हैं कि दिस इज़ लाइक ब्राइट, फिर बीच में डार्क आ गया, फिर वापस से ये ब्राइट आ गया। मैंने येलो लाइट का इस्तेमाल किया है सोडियम लैम्प से आती हुई, तो मुझे बीच में डार्क, फिर ये ब्राइट, इस तरीके से ना स्ट्रेट फ्रिंजेस हमको जो है नज़र आती हैं, और फ्रिंज विड्थ भी कांस्टेंट नज़र आती है। ये जो वेज शेप्ड फिल्म है, हमने इसे जब मेजर किया है ना टेलीस्कोप से, एक्सपेरिमेंटली, टेलीस्कोप नहीं, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से, तो बेसिकली हमको जो ये फ्रिंजेस है ना, एक तो स्ट्रेट भी आती हैं, और इनके बीच का जो गैप है ना फ्रिंज विड्थ, वो भी कांस्टेंट आता है। तो बेसिकली उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? सो लिसन, अभी हम लोग ले कैसी रहे हैं, लाइट जो आके गिर रही है ना, मतलब यानी कि इस पे ग्लास प्लेट पे, दैट इज़ बेसिकली पैरेलल लाइट। हम लोग जो है ना इन्फिनिटी से आने वाली जो पैरेलल लाइट रेज होती हैं, अगर इन्फिनिटी से नहीं आ रही हैं, पास की सोर्स से आ रही हैं, तो आप बीच में एक बाइकॉन्वेक्स लेंस रख दीजिए। सोर्स को आप उसके फोकस पे रखिए। सुनिए, सोर्स को अगर आप फोकस पे रखते हैं तो उससे तो लाइट रेज पैरेलल नहीं होती हैं, वो डाइवर्ज होती हैं। लेकिन अगर ये सोर्स को अगर आपने ना फोकस पे रखा हुआ है किसके, बाइकॉन्वेक्स लेंस के, तो बेसिकली आप पैरेलल लाइंस बना सकते हैं ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि या तो नज़दीक से आ रही है तो आप पैरेलल लाइंस बना के लीजिए, या फिर बेसिकली इन्फिनिटी से आ रही है, जैसे कि सन से आ रही है, कहीं और से आ रही हैं, तो फिर बेसिकली क्या करेंगे कि वो ऑटोमेटिकली पैरेलल होंगी, ठीक है। तो सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल वैसी ही है कि पैरेलल लाइट रेज आके गिर रही हैं। अभी जब पैरेलल लाइट रेज आके गिरेंगी तो इनका जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस सभी का सेम होगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी सेम होगा। तो बेसिकली आर कांस्टेंट है, और आर कांस्टेंट, अल्फा तो कांस्टेंट है ही, क्योंकि वो तो वेज के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है,
ठीक है। तो मतलब वेज का एंगल है वो, तो दो ग्लास प्लेट्स के बीच का एंगल, तो आर कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, तो वो ये कॉस वाला पार्ट कांस्टेंट हो गया। वैसे ही जो है अपना जो म्यू है, बेसिकली म्यू वो जो बीच में ऑयल भरा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी कांस्टेंट है। तो यानी कि जो पूरा जो टर्म है ना, इट इज अ कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है सिवाय इस चीज के। जैसे मैं ये वेज ले ले रहा हूँ, तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे थिकनेस T1 है, यहाँ पे थिकनेस T2 है, लेट्स से ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस x2 है। तो बेसिकली अलग अलग डिस्टेंसेस पे थिकनेस जो है वो डिफरेंट है, तो वहाँ पे अलग अलग कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अलग अलग डिस्टेंसेस पे थिकनेस अलग अलग है, तो अलग अलग कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो कहीं पर जो है बेसिकली ये कंस्ट्रक्टिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कहीं पे जो है डिस्ट्रक्टिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो उस वजह से आपको ब्राइट डार्क मिलेगा। तो लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे ब्राइट मिल रहा है, फिर यहाँ पे डार्क मिल रहा है, फिर आगे जाके ब्राइट मिल रहा है, जो भी चीज़ें हैं मतलब ब्राइट डार्क जिस तरीके से जो चीज़ें मिल रही हैं, मतलब यहाँ पे एक ब्राइट हो गया, ठीक है, फिर दूर जाके कहीं पे ब्राइट है, तो यानी कि बीच में क्या है, डार्क है ना, फिर बीच में वापस डार्क है, फिर कहीं दूर जाके ब्राइट है। तो बेसिकली ऐसी चीज़ें मिलेंगी वो तो ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर टी के लिए बेसिकली हमें पूरी की पूरी फ्रिंज जो रहेगी, पूरा का पूरा जो डिस्टेंस रहेगा, एक पर्टिकुलर टी का डिस्टेंस, समझिए आप, एक पर्टिकुलर जो टी है उसके लिए तो हमें वहाँ पर जो है कंडीशन कंस्ट्रक्टिव वाली मिलेगी या फिर डिस्ट्रक्टिव वाली मिलेगी। तो जब आप इस चीज़ को देखते हैं, एक वेज फिल्म को देखते हैं, तो एक पर्टिकुलर थिकनेस के लिए बेसिकली हर पॉइंट, चाहे वो पॉइंट ये वाला हो, 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 उस पर कंस्ट्रक्टिव मिलता जाएगा, राइट। और बेसिकली वैसे ही अब ये पॉइंट मान लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव मिलता जाएगा, तो वहाँ पे डार्क आएगा। तो एक पर्टिकुलर थिकनेस के लिए बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट अ कांस्टेंट थिंग, समझ रहे हैं आप। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इतना बड़ा वाला एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब फिक्स है, क्योंकि लाइट पैरेलल आ रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी फिक्स है, और अल्फा तो फिक्स है ही, बिकॉज वो तो दो ग्लास प्लेट्स के बीच का एंगल है, ठीक है। और म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी फिक्स है। तो अब जो पूरा दारोमदार है वो टी के ऊपर है। तो अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर टी फिक्स है, तो उस डिस्टेंस पर गिरने वाली हर कोई जो रे है उससे आपको या तो कंस्ट्रक्टिव ही मिलेगा इस केस की तरह, या फिर डिस्ट्रक्टिव ही मिलेगा इस केस की तरह, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक पर्टिकुलर टी होगा, और उसके हिसाब से आपको जो है कंस्ट्रक्टिव ही मिलेगा या डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। तो अगर मुझे वेज के ऊपर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है, तो यहाँ भी कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, यहाँ भी कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। तो बेसिकली हर पॉइंट कंस्ट्रक्टिव देगा, तो मुझे एक जो है स्ट्रेट फ्रिंज आएगी। तो फ्रिंजेस का जो शेप है मुझे स्ट्रेट दिखेगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक पॉइंट? ओके, आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें बखूबी समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो ओके, तो ये तो हो गया भाई शेप ऑफ द फ्रिंज के बारे में। अब बेसिकली हम लोग जो है ना एक्चुअल फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, तो ज़रा गौर कीजिएगा एक्चुअल फ्रिंज विड्थ कैसे निकाली जाएगी। तो वो भी बहुत ही बड़ा सा आसान काम है फ्रिंज विड्थ निकालना। तो देखिए, फ्रिंज विड्थ निकालने में ना क्या करना है कि बेसिकली पहले तो है ना ये मैं बना देता हूँ एक वेज शेप फिल्म, ठीक है। तो ये मैंने वेज बना दिया, ये मेरा अल्फा है, और ये मेरी जो मान लेते हैं कि nth फ्रिंज है, तो वहाँ पे थिकनेस Tn है, और ये जो है मेरी मतलब यानी कि n+1th फ्रिंज है, तो वहाँ पे थिकनेस है Tn+1। आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? तो वहाँ पे Tn+1 है, ठीक है। तो बेसिकली Tn और Tn+1 मैंने ले लिया। अच्छा, इसका Tn का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या मैं xn बोल सकता हूँ? यस। और जो बेसिकली Tn+1 का डिस्टेंस है, क्या मैं उसे xn+1 बोल सकता हूँ? यस, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आप इसको समझिए। अच्छा, तो दोनों के बीच का जो गैप होगा ना, दोनों के बीच का जो गैप, उसे ही हम फ्रिंज विड्थ कहेंगे बीटा, एंड दैट इज सिंपली बीटा कहिए या फिर कैपिटल एक्स कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। हमने वैसे पहले कैपिटल एक्स कहा हुआ है कुछ डेरिवेशंस में। तो बेसिकली जो फ्रिंज विड्थ है, चलिए यहाँ पे भी मैंने कैपिटल एक्स ही कह देता हूँ ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो ये जो है ना, इट इज सिंपली व्हाट xn+1 माइनस xn। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? ये जो x बन रहा है, फ्रिंज विड्थ बन रहा है, वो है क्या? n+1 फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, और माइनस कर दो xn को, है ना, मतलब nth फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। अरे n+1 फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन और nth फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, ठीक है।
तो बेसिकली वो चीज़ को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो अभी हमें वो निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे ज़रा गौर कीजिएगा। तो बेसिकली क्या मैं इन चीज़ों को मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ? हाँ। तो पहले मैं ब्राइट फ्रिंज के लिए फ्रिंज विड्थ निकालता हूँ। सो कैलकुलेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पहले मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका पहले निकाल रहा हूँ, ओके। तो इसका जब मैं निकालूंगा बेसिकली, तो मुझे क्या करना है ना कि 2 म्यू लिखना है, इसको Tn लिख देना है, और यहाँ पे जो है कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर है, और उस साइड पे 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ये मैंने सिर्फ Tn कर दिया है, Tn, क्योंकि यहाँ पे n है ना, तो n चेंज करेंगे बेसिकली, मतलब अलग अलग फ्रिंजेस पे जाएंगे, 1 2 3 4 फ्रिंजेस पे, तो वहाँ पे थिकनेस अलग अलग होगी ना, तो बेसिकली इसको Tn बोल दिया है। अच्छा, अब अगर बेसिकली इस डायग्राम में देखा जाए, इस डायग्राम में तो आप देख सकते हैं कि अल्फा जो है ना, उसका अगर टैन निकालूं मैं, टैन अल्फा, तो मुझे क्या मिलेगा ना, थिकनेस मिलेगी, राइट, Tn। अरे भैया ये इसी चीज़ का नाम तो Tn है ना, तो Tn बाई एक्सएन मिलेगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो टैन अल्फा से मुझे Tn बाई एक्सएन मिलेगा, और न सिर्फ वो, बल्कि बड़े ट्राइंगल में अगर मैं देखूंगा तो मुझे मिलेगा टैन अल्फा इक्वल टू Tn प्लस 1 बाई एक्सएन प्लस 1। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। टैन अल्फा इज Tn बाई एक्सएन, ऑल्सो इट इज Tn प्लस 1 बाई एक्सएन प्लस 1, ठीक है। तो बेसिकली मैं टैन अल्फा निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रॉम फिगर ऑफ वेज, ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू Tn बाई एक्सएन, विच गिव्स मी Tn equals to xn tan alpha. Similarly, likewise, tan alpha will give me Tn plus 1 by xn plus 1, ठीक है, which gives me Tn plus 1 equals to xn plus 1 tan ऑफ अल्फा। आई होप कि आपको ये बात बहुत बेसिकली समझ में आ रही है, बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो मैं अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को जो है सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ बेसिकली। तो मुझे यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट मैं करूँगा ना Tn की जगह पे, है ना, Tn की जगह पे, वैसे यहाँ पे नहीं करते हैं हम लोग, अभी फिलहाल ब्राइट का निकल रहे हैं, ये वाला करते हैं, और बाद में सिमिलरली ये लिख देंगे, है ना, वरना डेरिवेशन बड़ा ही होता चला जा रहा है। तो बेसिकली इसको हम लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो बेसिकली जो Tn है वहाँ पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, देखिएगा जरा। तो ये हो गया हमारा 2 म्यू, Tn की जगह पे आ जाएगा मेरा बेसिकली tan अल्फा, और एक्स एन भी आएगा, मैं उसको आगे लिख रहा हूँ। तो tan अल्फा, और फिर कॉस तो था ही अल्फा प्लस आर, है ना, कॉस तो था ही, सो कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्स एन, और यहाँ पे तो एज इट इज 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 बरकरार है, राइट। वैसे ही जब मैं n प्लस 1th फ्रिंज के लिए लिखूंगा, ये तो nth के लिए हो गया ना, ये nth के लिए, तो n प्लस 1th के लिए जब मैं लिखूंगा तो मुझे मिलेगा 2 म्यू tan अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर एक्स एन प्लस 1 मिलेगा, राइट। कुछ गलती की मैंने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Tn प्लस 1 की जगह पे मैंने ये लिख दिया, Tn की जगह पे मैंने ये लिख दिया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। सो n प्लस 1 के लिए हमें ये मिलेगा। तो यहाँ पर n प्लस 1 के लिए हमें यहाँ पे n प्लस 1 डालना पड़ेगा ना, वो तो n है एज इट इज है, लेकिन यहाँ पर जब डालेंगे तो हमें n प्लस 1 डालना पड़ेगा, क्योंकि n प्लस 1 फ्रिंज की बात हो रही है ना। अरे मैं इसी एक्सप्रेशन में भाई, इसी एक्सप्रेशन में एक बार n डालूंगा, एक बार n प्लस 1 डालूंगा, तभी तो मुझे बेसिकली ब्राइट की फ्रिंजेस के बीच का गैप पता चलेगा ना। तो मुझे वही करना है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2n प्लस 1 डाल दिया, अच्छा प्लस माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा, और लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। खाली बस यहाँ पर जो n था ना, उसकी जगह पे मैंने n प्लस 1 लिख दिया है। सो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो इस बंदे को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये कैसा बन जाएगा देखिए ज़रा। इसमें अंदर 2n भी आएगा, फिर बाद में 2 भी आएगा, और प्लस माइनस 1 भी रहेगा, ठीक है, लैम्डा बाई 2। इसको मैं ज़रा और सॉल्व करता हूँ। तो इसको मैं 2 को ज़रा साइड में ले लेता हूँ। तो मुझे ये दिख रहा है, देखो 2n प्लस माइनस 1, ठीक है, और फिर एक प्लस 2 भी है ना, फिर लैम्डा बाई 2। कोई आपत्ति आपको? अरे इन दोनों को साथ में ले लिया, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो बेसिकली 2n प्लस माइनस 1 ले लिया, और 2 ले लिया लैम्डा बाई 2। तो अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ फिर से, और तो इट विल बिकम 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 प्लस 2 लैम्डा बाई 2। यहाँ पे 2 कैंसिल होकर सिर्फ लैम्डा बचेगा। अब ज़रा आप राइट हैंड साइड को देखिए ज़रा ध्यान से, राइट हैंड साइड दोनों की देखिए ज़रा ध्यान से। तो ये पार्ट सेम है,
और सिर्फ ये एक्स्ट्रा है, लैम्डा वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, करेक्ट। तो जब मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ राइट साइड पे लैम्डा ही बचेगा, ठीक है। तो अब मैं देखिए सब्ट्रैक्शन करने वाला हूँ। सो सब्ट्रैक्टिंग, लेट्स से व्हाट, इक्वेशंस का कुछ नाम रखें, तो इसका नाम रखते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी। तो भाई सब्ट्रैक्टिंग बी फ्रॉम ए, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 म्यू एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, tan अल्फा एज इट इज कांस्टेंट, वैसे कैसे मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इन पे, और cos अल्फा प्लस आर वो भी एज इट इज रहेगा। सिर्फ आएगा सब्ट्रैक्शन कहाँ पे, xn प्लस 1 में से xn घट जाएगा, ठीक है, और राइट साइड पे बचेगा सिर्फ लैम्डा, ठीक है। आप इसको जरा चेक करिए, देखिए ये चीज तो सेम है, ये पूरा चीज सेम है, ठीक है। तो ये पूरा इतना सेम है, तो ये एज इट इज रहेगा, खाली xn प्लस 1 में से xn घट जाएगा, ठीक है। और राइट साइड पे तो जब घटा ही रहे तो सिर्फ लैम्डा बचेगा, वो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से हमें एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, ठीक है। और इस चीज का नाम तो मैंने आपको बोल ही दिया, बीटा रख सकते हैं या कैपिटल एक्स रख सकते हैं। तो हमने कैपिटल एक्स लिया, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 म्यू tan अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि x जो हमारा आ रहा है, फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, ये ब्राइट के लिए, वैसे डार्क के लिए भी आप निकाल सकते हैं। डार्क के लिए क्या करना होगा, सिर्फ कि आपको एक बार यहाँ पर tn लिख के यहाँ पे n रखना पड़ेगा और उसके बाद में tn प्लस 1 लिख के यहाँ पे n प्लस 1 लिखना पड़ेगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा जैसा भी हमने किया, और आपको वापस से लैम्डा आने वाला है, वो असाइनमेंट है आपके लिए, वो आप लोग करते रहिए आराम से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें जो है फ्रिंज विड्थ आ गई और x आ गई, और वो कांस्टेंट है। आप बोलेंगे सर कांस्टेंट कैसे, देखिए आप लाइट जो गिरा रहे हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर कलर की लाइट गिरा रहे हैं, हाँ मान लेते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो आपने येलो गिराया, ठीक है, येलो लाइट, तो लैम्डा इज कांस्टेंट हो गया। म्यू जो है, तेल आपने रखा था, ऑयल फिल्म रखी थी, तो बेसिकली म्यू तो फिक्स है, उसका तो एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। वेज का एंगल ये भी कांस्टेंट है, अल्फा, ठीक है, वो कांस्टेंट हो गया। और आप एक ही एंगल पे गिरा रहे हैं, पैरेलल लाइट गिरा रहे हैं, तो इंसिडेंट एंगल अगर फिक्स है तो रिफ्रैक्टिंग एंगल भी फिक्स है, तो बेसिकली एक्स इज अ कांस्टेंट, एक्स इज अ कांस्टेंट। तो इसलिए फ्रिंज विड्थ इन अ यूनिफॉर्म वेज शेप्ड शेप जो रहता है ना फिल्म, यूनिफॉर्म वेज शेप फिल्म इज अ कांस्टेंट। फ्रिंज विड्थ in a uniform wedge film is a constant, तो ये कांस्टेंट रहता है। अब आप बोलेंगे यूनिफॉर्म वेज का क्या मतलब है, ये होता है यूनिफॉर्म वेज, ध्यान दीजिएगा, ये होता है यूनिफॉर्म वेज। अब आप बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेज क्या होगा सर, फिर एक इधर ध्यान से देखिए, दिस इज लाइक अ नॉन यूनिफॉर्म वेज। इसमें आप देख सकते हैं कि कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि एक कर्व है। तो यहाँ पर जो है फ्रिंजेस ऐसे आएंगी कि अगर इस और इस फ्रिंज के बीच का गैप अगर x है, तो अगली वाली फ्रिंज का जो गैप होगा ना, दैट विल नॉट बी x, दैट विल बी x डैश, और फिर अगली जो फ्रिंज आएगी तो बेसिकली उसका जो गैप रहेगा वो x डबल डैश रहेगा। यही चीज होने वाली है आगे जाके न्यूटन्स रिंग नाम के एक्सपेरिमेंट में, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो मैंने आपको जवाब दे दिया, जो मैंने आपसे वादा किया था कि डेरिवेशन के एंड में बताऊंगा कि टेढ़ी मेढ़ी चीज साइंटिस्ट लोग क्यों पढ़ते हैं, ये इतनी अजीब चीज पढ़ने की क्या जरूरत है। तो भाई एक फेनोमेनन इस दुनिया में जिसका नाम है न्यूटन्स रिंग, वो रिंग्स बनती हैं कुछ, तो वो रिंग्स को समझने के लिए ये वेज शिफ्ट फिल्म समझना बेहद जरूरी है, वरना आप न्यूटन्स रिंग के कॉन्सेप्ट पे नहीं जा सकते। तो अब वो न्यूटन्स रिंग का कॉन्सेप्ट क्या है वो तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, पर उससे पहले कुछ और डिस्कशंस कर लें। तो और डिस्कशंस क्या है, जैसे x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये तो भाई आपको आ गया है ना, मतलब जो फ्रिंज विड्थ आई है वो आपको कांस्टेंट आई है। अब इसमें ना कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं, तो एक स्पेशल केस कंसिडर करते हैं, स्पेशल केस, ठीक है। तो स्पेशल केस में क्या करते हैं ना कि नॉर्मल इंसिडेंस ले लेते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। अगर नॉर्मल इंसिडेंस यानी कि लाइट अगर नॉर्मली आके जो है प्लेट पे गिरी है, नॉर्मली आके अगर प्लेट पे गिरी है, तो बेसिकली I इक्वल्स टू 0 रहेगा, यानी कि फॉर नॉर्मल इंसिडेंस I इक्वल्स टू 0 रहेगा तो R भी इक्वल्स टू 0 रहेगा, राइट है ना। I इक्वल्स टू 0 रहेगा तो R भी 0 रहेगा। देखिए एक्चुअल में तो है ना, रियलिटी में नॉर्मल इंसिडेंस लेना नहीं है, वरना वहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है। अब आप बोलेंगे सर क्या दिक्कत हो सकती है, ये देखिए अगर आपने एग्जैक्टली नॉर्मल इंसिडेंस लिया ना, नॉर्मल इंसिडेंस, तो फिर जो इसके जो दो टुकड़े होंगे ना, इसके जो दो टुकड़े होंगे इस लाइट रे के, देखिए हमने इस लाइट रे के दो टुकड़े किए ना बाबा, ये वाली लाइट रे का इधर टुकड़ा डाला, एक इधर टुकड़ा डाला, तो भाई इसके जो दो टुकड़े होंगे ना, ये वाला है ना, ऐसे इस तरीके से गिराने पे तो एक टुकड़ा तो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में लौट जाएगा, एक टुकड़ा इसी डायरेक्शन में लौट जाएगा। अरे नॉर्मल इंसिडेंस है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो एक टुकड़ा तो इसी डायरेक्शन में लौट जाएगा। और जो दूसरा वाला टुकड़ा है वो बेसिकली वो अंदर जाएगा टकराएगा और टकरा के फिर हाँ वो उससे वो बाहर निकलेगा, लेकिन उसका
वो तो निकल गया, वो तो निकल गया, लेकिन बाकी का क्या? बाकी जो ये था इसके साथ तो उसने इंटरफेरेंस नहीं किया ना। तो एग्जैक्टली नॉर्मल इंसिडेंस नहीं करना होता है, थोड़ा सा जो है थोड़ा टिल्ट तो रखना ही होता है, हल्का सा टिल्ट रख दीजिए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भले कम ले लीजिए, जीरो को टेंडिंग ले लीजिए, नियर टू जीरो ले लीजिए, लेकिन एग्जैक्टली जीरो मत लीजिए, वरना जो इस लाइट के टुकड़े बनेंगे, इस लाइट के जो टुकड़े बनेंगे बेसिकली उनमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपका एक टुकड़ा जो लौट के जा रहा है ना, एक बार लौट के जा रहा है, वो इससे इंटरफेयर कैसे करेगा, जो अंदर से आ रहा है बाहर टुकड़ा है ना, उससे इंटरफेयर कैसे करेगा। लोग समझ चुके हैं कि परफेक्टली नॉर्मल नहीं गिराना है, कुछ तो एंगल पे गिराना है ताकि उसके जो दो टुकड़े बने वो बेसिकली आपस में इंटरफेयर कर सके। ये बात आपको बखूबी समझ में आ गई है ना। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलमोस्ट जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ऑलमोस्ट जीरो होगा, क्योंकि वैसे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस से भी छोटा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आप रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं। तो बेसिकली जो है आर को आपने इग्नोर कर दिया, तो आर को इग्नोर कर देंगे तो सिर्फ बचेगा क्या, देखिए ज़रा। तो r को आपने इग्नोर कर दिया है, तो i इक्वल्स टू जीरो है, r इक्वल्स टू जीरो है, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पे ये देखिए आपको क्या मिलने वाला है कि ये देखिए आपको, आपने r को इग्नोर किया ना तो वहाँ पे सिर्फ cos अल्फा मिलेगा, और फिर tan अल्फा को खोल दीजिए, आपको cos अल्फा मिलेगा, tan अल्फा को खोल दीजिए, तो इट विल बी x इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू, हाँ tan अल्फा की जगह पे सॉरी sin अल्फा बाई cos अल्फा, और यहाँ पे रह जाएगा cos अल्फा, करेक्ट, ये करेक्ट है, राइट। तो ये जो cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 म्यू साइन अल्फा। इसी स्पेशल केस को अगर हम आगे बढ़ाते हुए ले जाएं तो मान लेते हैं कि जो अंदर फिल्म जो ट्रैप है ना दो ग्लास प्लेट्स के बीच में, दैट इज ऑल्सो एयर। हमने एयर रखने के बावजूद भी देखी हैं फ्रिंजेस, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ऑयल ना भी रखें ना तो भी वो जो प्लेट्स होती है ना, प्लेट्स वो थोड़ा सा स्प्लिट करने का काम कर ही देती हैं, और बीच में एयर भी होगी ना तो उसके बाद भी हमें इंटरफेरेंस देखने को मिला है, तो ये बात याद रखिएगा कि बेसिकली बीच में अगर एयर भी रहेगी, ऑयल नहीं भी रहेगा ना तो भी इंटरफेरेंस देखने मिलता है। सो लेट म्यू इक्वल्स टू 1 है ना, एयर के लिए म्यू 1 है, एंड ऑल्सो लेट्स से कि अल्फा इज वेरी स्मॉल, यानी कि जो वेज शिफ्ट फिल्म हमने बनाई है ना, तो बेसिकली वो वेज बहुत ही पतली सी वेज है, तो अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो जब अल्फा बहुत ही स्मॉल रहेगा तो अब क्या होगा कि साइन अल्फा, देयरफॉर साइन अल्फा विल बिकम अल्फा मेजर्ड इन रेडियंस में मेजर करने पर साइन अल्फा हो जाएगा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन फार्मूला है। सो देयरफॉर फ्रिंज विड्थ का एक नया फार्मूला हमारे पास आ जाता है लैम्डा बाई 2 अल्फा, दैट्स इट। तो ये जो है इस तरीके के भी कुछ स्पेशल केसेस कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, और वैसे भी हम क्यूरियोसिटी भी है हमको, तो हमने जो है नए नए केसेस डिराइव कर लिए। सो आई होप कि आपको एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ जो है वो समझ में आया होगा। ये जो डेरिवेशन है इसमें सबसे टफ पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम है, बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ही आसान है सर इस चीज़ के अंदर, है ना। इस डेरिवेशन में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम ही टफ है, और वो डायग्राम बेसिकली अगर आप सीख लें बनाना तो उसके बाद आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि फ्रिंजेस का जो शेप होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और जो फ्रिंज की विड्थ होगी, उनके बीच का गैप होगा, सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच का गैप, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू रिमेन सेम इन द वेज शिफ्ट फिल्म। सो यहाँ पे हम लोग इसको एंड करते हैं, और न्यूटन्स रिंग जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।